जीन क्लोनिंग में हमने देखा था कि इसमें 5 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप में एक डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट, जिसे डीएनए इंसर्ट कहते हैं, को आइसोलेट और प्यूरिफाई करते हैं। यह डीएनए सेगमेंट वह डीएनए होता है जिसे हमें क्लोन करवाना होता है। सेकंड स्टेप में इस डीएनए इंसर्ट को एक सूटेबल वेक्टर में प्रवेश करवाया जाता है, जिससे एक रिकॉम्बिनेंट वेक्टर की प्राप्ति होती है। थर्ड स्टेप में इस रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को एक सूटेबल होस्ट सेल में प्रवेश करवाते हैं। इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं तथा सेल को ट्रांसफॉर्म्ड सेल कहते हैं। फोर्थ स्टेप में ट्रांसफॉर्म्ड सेल को नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल से अलग किया जाता है तथा ट्रांसफॉर्म्ड सेल में भी उन सेल्स को अलग किया जाता है जो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर के द्वारा ट्रांसफॉर्म्ड हुई है। फिफ्थ स्टेप में रिकॉम्बिनेंट वेक्टर द्वारा ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल में डीएनए इंसर्ट की क्लोनिंग या इसका एक्सप्रेशन या इसका इंटीग्रेशन होता है। सेकेंड स्टेप में जो वेक्टर्स काम आते हैं, आज हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। वेक्टर एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है जिसमें एक सूटेबल होस्ट सेल में रेप्लिकेशन करने की पावर होती है तथा जिसमें एक डीएनए फ्रेगमेंट, जिसे डीएनए इंसर्ट कहते हैं, जिसे क्लोन करवाना होता है, को इंटीग्रेट भी करवाया जा सकता है। वेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, उनको हम अब स्टडी करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड वेक्टर। फर्स्ट, इसमें होस्ट सेल में अपने आप को रेप्लिकेट कर पाने की क्षमता होनी चाहिए। इसे आसानी से अलग और प्यूरिफाई किया जा सके, ऐसा होना चाहिए। इसे आसानी से होस्ट सेल में प्रवेश करवाया जा सके, यह प्रॉपर्टी भी इसमें होनी चाहिए। वेक्टर में एक सूटेबल मार्कर जीन होना चाहिए जिससे ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल को नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल से आसानी से पहचाना जा सके। जब हमारा ऑब्जेक्टिव जीन ट्रांसफर का होता है तो वेक्टर में यह योग्यता भी होनी चाहिए कि यह होस्ट सेल के जीनोम में स्वयं को या डीएनए इंसर्ट को इंटीग्रेट करवा सके। वेक्टर में विभिन्न रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम्स के लिए रिकॉग्निशन साइट भी होनी चाहिए। जब डीएनए इंसर्ट का हमें एक्सप्रेशन करवाना होता है तो वेक्टर में सूटेबल कंट्रोल एलिमेंट्स जैसे प्रमोटर इत्यादि भी होने चाहिए। क्लोनिंग एंड एक्सप्रेशन वेक्टर्स, वो वेक्टर जो डीएनए इंसर्ट की एक सूटेबल होस्ट में क्लोनिंग के लिए काम में लिए जाते हैं, क्लोनिंग वेक्टर कहलाते हैं। जब वेक्टर को डीएनए इंसर्ट की एक्सप्रेशन के लिए डिजाइन किया जाता है तो उसे हम एक्सप्रेशन वेक्टर कहते हैं। एक्सप्रेशन वेक्टर में रेगुलेटरी सीक्वेंसेज जैसे प्रमोटर, ऑपरेटर एक्सेट्रा होने चाहिए। जब एक यूकैरियोटिक जीन को प्रोकैरियोटिक सेल में एक्सप्रेस करवाना हो तो यूकैरियोटिक जीन को प्रोकैरियोटिक
रेगुलेटरी सीक्वेंसेज के साथ रखा जाता है, क्योंकि यूकैरियोट्स के रेगुलेटरी सीक्वेंसेज को प्रोकैरियोट्स में रिकॉग्नाइज्ड नहीं किया जाता है। ई कोलाई बहुत सारे वेक्टर्स को सपोर्ट करता है, जिनमें से कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ कंस्ट्रक्टेड होते हैं। इनको हम निम्न ग्रुप में रख सकते हैं: प्लाज्मिड वेक्टर, बैक्टीरियोफेज वेक्टर, कोस्मिड वेक्टर, फेजमिड वेक्टर, शटल वेक्टर। कोई भी जो वेक्टर होता है उसमें सभी फंक्शन के लिए आवश्यक जीन नहीं होते हैं, यानी जो नेचुरल वेक्टर होता है उसमें सभी फंक्शंस के लिए आवश्यक जीन नहीं होते हैं। इसलिए दो या दो से अधिक ऑर्गेनिज्म से आवश्यक जीन्स या डीएनए सेगमेंट्स को प्राप्त करके उन्हें जोड़ करके सूटेबल वेक्टर्स बनाए जाते हैं, और ये डीएनए सेगमेंट्स मॉड्यूल्स कहलाते हैं। सबसे पहले हम प्लाज्मिड वेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। प्लाज्मिड एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो बैक्टीरियल सेल में बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अतिरिक्त प्रेजेंट होता है, और जिसमें स्वतंत्र रूप से रेप्लिकेशन और ट्रांसमिशन की पावर होती है। कई प्रकार के बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स होते हैं, जिनमें से 3 मुख्य हैं। एफ प्लाज्मिड, ये कॉन्जुगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आर प्लाज्मिड, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए जीन कैरी करते हैं। कोल प्लाज्मिड, ये कोलिसिन प्रोटीन को कोड करते हैं जो ई कोलाई की जो सेंसिटिव सेल्स होती है उन्हें किल कर देते हैं। प्लाज्मिड कॉन्जुगेटिव या नॉन कॉन्जुगेटिव हो सकते हैं। कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड कॉन्जुगेशन के द्वारा डीएनए ट्रांसफर करते हैं। सभी एफ प्लाज्मिड, बहुत से आर प्लाज्मिड व कुछ कोल प्लाज्मिड इस प्रकार के होते हैं, जबकि नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड कॉन्जुगेशन के द्वारा डीएनए ट्रांसफर नहीं करते। अधिकतर आर प्लाज्मिड व कोल प्लाज्मिड इस प्रकार के होते हैं। स्ट्रिंजेंट एंड रिलैक्स्ड रेप्लिकेशन, प्रत्येक प्लाज्मिड अपने रेप्लिकेशन कंट्रोल सिस्टम के कारण बैक्टीरियल सेल में एक स्पेसिफिक नंबर में ही पाया जाता है। इस प्रकार से प्लाज्मिड 2 प्रकार के होते हैं: सिंगल कॉपी प्लाज्मिड और मल्टी कॉपी प्लाज्मिड। सिंगल कॉपी प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन कंट्रोल बैक्टीरियल क्रोमोसोम के समान ही होता है, इसलिए ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ ही रेप्लिकेशन और सेग्रीगेशन करते हैं, जिसके कारण बैक्टीरियल सेल में इनकी एक ही कॉपी पाई जाती है, और यह स्ट्रिंजेंट रेप्लिकेशन कहलाता है। इसके विपरीत मल्टी कॉपी प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन कंट्रोल बैक्टीरियल क्रोमोसोम से अलग होता है, इसलिए जब तक बैक्टीरियल क्रोमोसोम में रेप्लिकेशन होता है तब तक मल्टी कॉपी प्लाज्मिड में अनेक रेप्लिकेशन हो जाते हैं, वह उसकी बहुत सारी कॉपीज बन जाती है। यह रिलैक्स्ड रेप्लिकेशन कहलाता है। तो जो नेचुरली अकरिंग प्लाज्मिड्स होते हैं उसमें वेक्टर्स के सभी आवश्यक फंक्शंस के लिए जीन्स नहीं होते हैं, इसलिए अधिकतर प्लाज्मिड वेक्टर को कंस्ट्रक्टेड किया जाता है। जो प्लाज्मिड एक आइडियल प्लाज्मिड वेक्टर होता है
उसमें कुछ फंक्शंस के लिए जीन्स होने चाहिए। जैसे इसमें एक तो मिनिमम अमाउंट में डीएनए होना चाहिए, इसका रिलैक्स्ड रेप्लिकेशन कंट्रोल इसमें पाया जाना चाहिए, इसमें 2 सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स पाए जाने चाहिए, और इसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स के लिए रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए, और इसके इजी सिलेक्शन के लिए इसमें जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की रिकॉग्निशन साइट्स हैं, ये इसके मार्कर जीन्स में होनी चाहिए। 2 प्रकार के प्लाज्मिड वेक्टर्स को अधिकतर यूज किया जाता है। इसमें से एक जो प्लाज्मिड वेक्टर है वह PBr322 है, वह दूसरा PUC है। पहले हम PBr322 प्लाज्मिड वेक्टर को डिटेल में स्टडी करेंगे। इसमें P से अभिप्राय प्लाज्मिड, B से बोलीवर और R से रोड्रिग्यूज है। बोलीवर और रोड्रिग्यूज 2 साइंटिस्ट के नेम हैं जिन्होंने इसको डेवलप किया था। यह नॉर्मल काम में आने वाला प्लाज्मिड वेक्टर है जिसका सारा सीक्वेंस नोन है। इसमें ई कोलाई प्लाज्मिड कोल ई फर्स्ट का रेप्लिकेशन कंट्रोल होता है, जिसमें रिलैक्स्ड रेप्लिकेशन पाया जाता है। इसके अलावा इसमें 2 सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स पाए जाते हैं। एक जीन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन होता है और दूसरा जीन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन होता है। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन में PST फर्स्ट व PVU फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की रिकॉग्निशन साइट होती है, जबकि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में BAMH फर्स्ट व SAL फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की रिकॉग्निशन साइट होती है। जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन करवाते हैं तो हमें 3 प्रकार की सेल्स प्राप्त होती है। एक प्रकार की तो वो सेल्स जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं, उन्हें हमें अलग करना होता है क्योंकि वो हमारे क्लोनिंग प्रोसेस में काम की नहीं होती। सेकंड, वो सेल्स ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स जिनमें अनअल्टर्ड प्लाज्मिड वेक्टर प्रवेश किया है, यानी वो वेक्टर जिसमें डीएनए इंसर्ट नहीं है वह प्रवेश किया है, उसको अलग करना होता है। वह भी क्लोनिंग प्रोसेस में काम की नहीं होती है। और थर्ड, वो प्रकार की सेल्स जिनमें रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड वेक्टर प्रवेश करता है, उन्हें अलग करना होता है। वो सेल्स क्लोनिंग प्रोसेस में काम की होती है। इस प्रकार ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल से अलग करने के लिए तथा उन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को जिनमें रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है उन्हें अनअल्टर्ड वेक्टर वाली सेल से अलग करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज वेक्टर्स में होनी चाहिए। ये सारी प्रॉपर्टीज इस PBr322 वेक्टर में होती है, जिसे हम नेक्स्ट डायग्राम से समझेंगे। अगर हम एक ई कोलाई बैक्टीरियल सेल को PBr322 वेक्टर से ट्रांसफॉर्म्ड करवाते हैं तो वह सेल
एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों पर ही ग्रो कर लेगी, क्योंकि उसमें इसके लिए रेजिस्टेंस जीन्स होते हैं। अब अगर हम एक डीएनए इंसर्ट को पीएसटी या पीवीयू रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से PBr322 वेक्टर में प्रवेश करवाते हैं और एक रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बनाते हैं, तो इस रिकॉम्बिनेंट वेक्टर में जो डीएनए इंसर्ट होगा वो एम्पिसिलिन जीन में इंसर्ट हो जाएगा, जिससे एम्पिसिलिन जीन नॉन फंक्शनल हो जाएगा और इस कारण इस रिकॉम्बिनेंट वेक्टर से जो सेल्स ट्रांसफॉर्म्ड होगी वो एम्पिसिलिन पर ग्रो नहीं कर पाएगी। इस प्रकार अगर हम BAMH फर्स्ट या SAL फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स काम में लेते हैं, तो डीएनए इंसर्ट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में इंसर्ट होगा, जिससे यह जीन नॉन फंक्शनल हो जाएगा। अब अगर इस रिकॉम्बिनेंट वेक्टर से जो सेल ट्रांसफॉर्म्ड होगी वो टेट्रासाइक्लिन पर ग्रो नहीं कर पाएगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस PBr322 वेक्टर से हम 3 प्रकार की सेल्स को अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इन सेल्स के सिलेक्शन के लिए करैक्टर होते हैं। वो सेल जिसमें अनअल्टर्ड PBr322 वेक्टर प्रवेश करेगा वो केवल एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों पर ग्रो कर पाएगा, जबकि वो ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स जिसमें रिकॉम्बिनेंट वेक्टर प्रवेश करेगा वो या तो एम्पिसिलिन पर ग्रो कर पाएगा अगर उसमें टेट्रासाइक्लिन जीन नॉन फंक्शनल होता है, या टेट्रासाइक्लिन पर ग्रो कर पाएगा अगर उसमें एम्पिसिलिन जीन नॉन फंक्शनल होता है।